वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग क्या लगाना है, ज्यादा हम डिफिनेशन वगैरह बाद में बोलेंगे, पहले जो एप्लीकेशन की चीजें है उसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे दो वर्ड आपका लगा हुआ है, एक लगा हुआ है बायो। बायो जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए लगता है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई कर देना, यानी जो आपके पास में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका एप्लीकेशन, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो आपके पास जो साइंटिफिक नॉलेज है आप उसको अप्लाई कर दिए किसमें, लिविंग में, अपने यूज के लायक बनाने के लिए, अपने यूज के लायक बनाने के लिए। यानी उस ऑर्गेनिज्म को आप साइंटिफिक नॉलेज की मदद से मॉडिफाई करके अपने यूज के लायक बना दिए। ई कोलाई कभी भी बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बनाता है, नेचुरल कंडीशन में कभी इंसुलिन नहीं बनाता है, लेकिन हमने क्या किया, उसको टेक्नोलॉजी लगा के उसमें मॉडिफिकेशन करके उससे इंसुलिन बनवा लिया। इसका मतलब मैं अपने यूज के लायक उस बैक्टीरिया को बना दिया। तो रट्टे नहीं लगाने हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि आपका नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज जिसका एप्लीकेशन किया जाए, टेक्नोलॉजी का मतलब। तो एप्लीकेशन किए किसमें, लिविंग में, इसलिए क्या लगा दिए, बायो। और ये हमारे पूर्वज शुरू से ही करते आए हैं, ये कोई नया ब्रांच नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, ये पहले से ही चलता आया है। जैसे दही जमाना, तो जो लैक्टोबैसिलस था उसको हम लोग ने टेक्नोलॉजी लगा के, यानी दूध में डाल करके अपने यूज के लायक बना लिया कि वो मेरे खाने के लायक हो गया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बाहर में कहीं था पड़ा हुआ, अब वो लैक्टोबैसिलस को हम लोग ने क्या किया कि अपना टेक्नोलॉजी लगा करके, अपना एप्लीकेशन करके उसको अपने यूज के लायक बना दिया। तो वो हमारा एंशिएंट है, बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीजें नहीं है, हमारे पूर्वज इसको करते हुए आए। किसी भी एनिमल्स को या कि लाइव बोल दिया, लिविंग बोल दिया, मतलब कोई भी हो गया, प्लांट, एनिमल, कुछ भी, लिविंग बोल दिया, बस सारी चीजें आ गई। उसमें यदि आप टेक्नोलॉजी लगा के आप अपने यूज के लायक यदि बना लेते हैं तो वो आपका कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। उसमें लिविंग और लिविंग के प्रोडक्ट भी शामिल हो सकते हैं, यानी आप साइंटिफिक नॉलेज का यूज कीजिए लिविंग एंड उसके प्रोडक्ट को अपने यूज के लायक बनाने के लिए, तो आप उस ब्रांच को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। बायोटेक्नोलॉजी में जो दो मेन इंपोर्टेंट ब्रांच है जिसपे कि पूरा बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड करता है, वो इंपोर्टेंट ब्रांच आपका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया। दो मेन ब्रांच इसमें, केमिकल इंजीनियरिंग, दो मेन ब्रांच इसमें यूज किया जाता है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है केमिकल इंजीनियरिंग। कोई डाउट नहीं है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल के साथ हम लोग जेनेटिक मटेरियल को इंजीनियर्ड करते होंगे। क्लियर हो गया। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल का यूज करते होंगे। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसमें एक्चुअली करते क्या है, इस जो ब्रांच है, इस ब्रांच की मदद से बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है। तो पहली बात होगी कि बायोटेक्नोलॉजी में इस ब्रांच के मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल जो आपका होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है, डीएनए होता है। तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मेरा हो गया, यहाँ पे डीएनए। तो अब क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, उसके केमिस्ट्री को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री चेंज करने का मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात हो गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसमें, तो होस्ट सेल में। होस्ट सेल का मतलब हो गया, होस्ट मतलब हो गया जो एक्सेप्ट करे,
जो क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो अभी तो ये तो थ्योरी हो गया, मैं अभी आपको डायग्राम देकर के समझा दूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर ब्रांच है, एक ब्रांच का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा ब्रांच का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। मैं बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करके उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल के अंदर। अब ये होस्ट सेल जो है ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, इटीसी इसलिए क्योंकि ईस्ट भी हो सकता है, इसके अंदर भी हम लोग डाल सकते हैं केमिस्ट्री चेंज करके। क्लियर? तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री चेंज का क्या मतलब है, इस केमिस्ट्री चेंज का क्या मीनिंग होता है? तो सबसे पहले केमिस्ट्री का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन। आप कई सर पाएंगे केमिस्ट्री में मटेरियल कॉम्बिनेशन, उसके रिएक्शंस को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे मेरा जो केमिस्ट्री चेंज का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके कॉम्बिनेशन से मतलब है, उसके किससे मतलब, कॉम्बिनेशन से। जैसे सपोज दैट मैं एक फॉरेन डीएनए लिया, इंसुलिन, ये इंसुलिन का जीन है और ये जीन जो है ये प्रेजेंट है डीएनए से, ये डीएनए पे प्रेजेंट है। और मैं क्या किया, एक वेक्टर लिया, प्लाज्मिड लिया, इकोलाई से। आइए आगे आएगा प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, ये तो आपको खैर मैं बहुत बार पढ़ा रखा हूं, सभी बच्चे को पढ़ा रखा हूं। तो मैं प्लाज्मिड लिया इकोलाई से। क्लियर हो गया? तो ये जो प्लाज्मिड है ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, और ये जो इंसुलिन का जीन जो प्रेजेंट है वो भी डीएनए पे प्रेजेंट है। तो अभी क्या है, इस इंसुलिन के जीन का अपना केमिस्ट्री है और ये जो प्लाज्मिड है इसके डीएनए का अपना केमिस्ट्री है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके केमिस्ट्री को चेंज कर देगा, यानी इसके कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। अब क्या करेगा कि ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो जीन है ये प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा देगा, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा दिया। तो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा दिया तो अब केमिस्ट्री जो डीएनए का हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल का जो केमिस्ट्री हो गया, उस केमिस्ट्री में आप देखोगे कि उस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि इंसुलिन का जीन जो कि ह्यूमन से आया है और ये जो प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया से आया है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज कर गया, इसका मतलब केमिस्ट्री चेंज कर गया। और डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, पहले यहाँ पे ह्यूमन का इंसुलिन का जीन यानी ह्यूमन डीएनए अलग था, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए जो कि इकोलाई बैक्टीरिया से लाया गया ये अलग था। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किया, इस दोनों जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, तो इसके अंदर इंसुलिन के जीन को डाल दिया, कोई डाउट नहीं है। तो केमिस्ट्री चेंज कर देने का मतलब, यहां पे केमिस्ट्री चेंज कर देने का मतलब हो गया कि कॉम्बिनेशन को चेंज कर देना, कॉम्बिनेशन को चेंज कर देना। यानी जो उसका कॉम्बिनेशन है, जैसे वो ह्यूमन बीइंग का डीएनए था तो ह्यूमन बीइंग में रहता तो सेमी केमिस्ट्री रहता, उस ह्यूमन बीइंग के डीएनए को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड वाले डीएनए में हमने डाल दिया। ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए भी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया से हमने लाया है। और ये जो इंसुलिन का डीएनए, इंसुलिन जिस पे प्रेजेंट है डीएनए पे, वो ह्यूमन बीइंग से लाया है। तो ये ह्यूमन बीइंग के डीएनए का केमिस्ट्री कुछ और है, इस प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया का डीएनए है इसके जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री कुछ और है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किया, दोनों को कंबाइन करके ये जो इसका केमिस्ट्री था और इसका केमिस्ट्री था, दोनों की केमिस्ट्री को अल्टर कर दिया, दोनों के केमिस्ट्री को क्या कर दिया, अल्टर। यहां पे केमिस्ट्री का मतलब आप समझिए कॉम्बिनेशन। अब क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये अलग स्पीसीज है, ये बैक्टीरिया जो है ये अलग स्पीसीज होगा। अब दो डिफरेंट स्पीसीज को मिला करके एक जेनेटिक मटेरियल बनाया गया, डीएनए ही बना, डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हो। ये एक नया जेनेटिक मटेरियल बनाया गया जो कि एक कॉम्बिनेशन से बनाया गया, इसलिए करके इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे क्योंकि एक री मतलब होता है नया और कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन बना लिया गया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोस्टली
आपके डिफरेंट स्पेसिस के डीएनए मिलने से बनता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन मोस्टली दो डिफरेंट स्पेसिस के डीएनए के कॉम्बिनेशन से होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्पेसिस में एक ह्यूमन बीइंग आ गया और एक बैक्टीरिया आ गया, सपोजेड ई कोलाई था, ई कोलाई का ये था। तो हमने क्या किया कि इसमें ये जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन के जीन को डाल करके ये दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल था इसके केमिस्ट्री को क्या किया, चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन नया हो गया, ह्यूमन कॉम्बिनेशन विद बैक्टीरिया, ह्यूमन प्लस बैक्टीरिया हो गया। ये ओनली बैक्टीरिया था, ये ओनली ह्यूमन था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन प्लस बैक्टीरिया हो गया, यानी कॉम्बिनेशन चेंज कर गया, यानी केमिस्ट्री चेंज कर गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या किया गया कि ये जो आपने बना लिया, ये जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलिए, और चूंकि ये प्लाज्मिड है तो आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया, तो आप इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जगह पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपने बनाया जिसमें कि दो डिफरेंट स्पेसिस का डीएनए मिला हुआ है, दो डिफरेंट स्पेसिस का, ये ह्यूमन बीइंग अलग स्पेसिस है और ये जो बैक्टीरिया आपने ई कोलाई लिया है ये अलग स्पेसिस है। ये दोनों स्पेसिस का मिला करके जो एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है, उस प्लाज्मिड का नाम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा या उस डीएनए का नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है, एकदम क्लियर करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में डालेंगे, तो इंसर्ट करेंगे, ई कोलाई के अंदर में उसको डालेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसके अंदर जो डालेंगे, तो अब यहाँ पे आ गया आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो यही काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यही काम है। पहला क्या है, तो केमिस्ट्री को चेंज कर देना और होस्ट के बॉडी में इंसर्ट कर देना। तो ये जो ई कोलाई यहाँ पे है, ये होस्ट सेल है। ये जो ई कोलाई है ये आपका क्या है, तो होस्ट सेल है। क्लियर हो गया, तो यानी दो काम इसने किया। एक तो क्या किया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना करके जो जेनेटिक मटेरियल था उसके केमिस्ट्री को चेंज कर दिया और उसके बाद उस चेंज जेनेटिक मटेरियल को किसके अंदर डाल दिया, होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। और यही आपका काम करता है कौन, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। नहीं समझ में आया, पूरा क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये हुआ काम जेनेटिक इंजीनियरिंग का कि इसने जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज कर दिया, कॉम्बिनेशन को चेंज करके एक नया कॉम्बिनेशन लेके आया और उस कॉम्बिनेशन को फिर होस्ट के बॉडी के अंदर डाल दिया। तो ये आपका कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको सबसे पहले जो परफॉर्म किया था वो किया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो ये ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी का, ये ब्रांच जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, उसका एक ही काम है कि वो क्या करेगा कि जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करके होस्ट सेल के अंदर डाल देगा। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, केमिकल इंजीनियरिंग क्यों आएगा, ये तो काम हो गया। तो अब केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत के ऊपर ही तो ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि इस जगह पे आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर डाल दिए। तो होस्ट सेल, अभी यहाँ पे बैक्टीरिया था, तो इस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये डीएनए है। इस डीएनए को कोई ऑर्गेनिज्म लेके नहीं जा रहा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास नहीं लेके जा रहा, ये अपने आप इसके अंदर चला जाएगा। मीडियम रहेगा, उस मीडियम के मार्फत वो क्या करेगा, उसके बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। हाँ, अब इसी को, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए थे, इसको यदि किसी वायरस की मदद से बैक्टीरिया के अंदर डालते तब वो कराता है ट्रांसडक्शन। तब क्या कराता है, ट्रांसडक्शन। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ये प्लाज्मिड को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या कोई दूसरा कैरी इसको नहीं करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई इसको यहां से यहां नहीं ले जाएगा। ये अपने आप मीडियम होगा,
सोल्यूशन मीडियम होगा, उस सोल्यूशन में ये अपने से इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। यानी ये इपेन ड्रॉप होगा, इसी में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा और इसी में इकोलाई होगा और इसमें सोल्यूशन डाला होगा। तो वो इकोलाई क्या होगा कि इकोलाई और प्लाज्मिड जब आपस में क्या करेगा कि कोलिजन करेगा तो वो आपका जो डीएनए है वो इकोलाई के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? आइए यहां पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको निकाल के हम देते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो ये काम हुआ है, तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने वाला जो साइंटिस्ट था वो था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ये जो साइंटिस्ट था हर्बर्ट बोयर, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या किया था? ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से हम बात करते हैं, इसी को हम चेंज कर देते हैं। अब इन्होंने भी केमिस्ट्री चेंज किया था। क्लियर हो गया? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर क्या किया? तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए लिया और प्लाज्मिड जो लिया बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया था सल्मोनेला टाइफीमोरियम। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब हो गया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए ले लिया या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोल दो और प्लाज्मिड ले लिया किसका? तो सल्मोनेला टाइफीमोरियम का प्लाज्मिड ले लिया और इसको कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इज द सीजर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सीजर मतलब हो गया कैची। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या किया और इसी जगह पे डिस्कवर्ड हो गया क्या? तो सीजर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आपका इंडोन्यूक्लियस। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या किया? इसको कट कर दिया और इसको भी कट करके दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जोड़ने के लिए लाइगेज मैं पढ़ा रखा हूं कहां पे, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पढ़ा रखा हूं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज सीजर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? तो सीजर है जो कि क्या करेगा? तो डीएनए को कट करेगा, जेनेटिक मटेरियल को कट करेगा। आगे सब आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले बोल दे रहे, उसके बाद आगे डील करेंगे। तो वो क्या करेगा कि जेनेटिक मटेरियल को कट करने वाले को बोलते हैं सीजर और उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दो टाइप होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज इंडो मतलब बीच से कट करेगा और एक्सो क्या करेगा? साइड से कट करेगा। लेकिन बायोटेक में इंडोन्यूक्लियेज का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का यूज किया, प्लाज्मिड को कट कर दिया और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए को कट करके निकाल लिया और निकालने के बाद दोनों को जोड़ दिया किसके मदद से? तो लाइगेज की मदद से। तो दोनों को कट किया, पहले कट किया तो कट किया किससे? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज से। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इसको कट किया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लें और इसको कट किया कि खोल लें। ये जो सर्कुलर आपका डीएनए है प्लाज्मिड, इसको ओपन कर लें। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया होगा? ये ओपन हो गया होगा और उस ओपन के अंदर ये जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको डालना है। तो डालने के लिए उसको चिपकाना जरूरी है। तो चिपकाने के लिए क्या आ गया यहाँ पे? लाइगेज। तो यानी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग यदि करोगे तो दो एंजाइम तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज जो कट करने का काम करेगा और कटे हुए चीज को जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए आपको। क्लियर हो गया? यदि कोई चीज कटा हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए यानी डीएनए, स्पेशली डीएनए यदि कटा हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए कौन चाहिए? लाइगेज। और डीएनए को काटना है तो कौन चाहिए? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दो टाइप है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज। हम आपको बता रखे हैं, कहां पे बता रखे हैं? तो बायोमोलिक्यूल में भी बता रखे, लेकिन फिर और इधर आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बता रखे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बड़ा क्लियर आपको बता रखा हूं, आप वहां पे वीडियो देखिएगा, आपका क्लियर हो जाए। वीडियो एकदम देखिएगा क्लियर।
अब यहाँ पे बोला, ध्यान से देखिएगा, अब ये आपका स्टेनले कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर का एक्सपेरिमेंट चला था कि उन्होंने कैसे रिकॉम्बिनेंट, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। प्लाज्मिड इज द डीएनए, इसलिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोला सकता है। तो कैसे बनाया? तो सबसे पहले उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया और प्लाज्मिड डीएनए लिया। कहां से लिया? तो बैक्टीरिया था वो सल्मोनेला टाइफिमोरियम, और दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, और कट करने के बाद लाइगेज की मदद से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। लाइगेज का काम है ज्वाइन कर देना। कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और ज्वाइन कर दिया कौन? तो लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन कर देगा। तो जैसे लाइगेज ज्वाइन करेगा कि इसका केमिस्ट्री चेंज हो गया, इस जेनेटिक मटेरियल और इस जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री क्या हो गया? चेंज। पहले ये केवल क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए था, और ये क्या था? तो प्लाज्मिड डीएनए था। अब दोनों अलग अलग जगह से लाया गया है, दोनों अलग अलग स्पेसीज से लाया गया होगा, तब आप इसको रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट में मोस्टली यही होता है कि दो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को कंबाइन करते हैं। जैसे दो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को कंबाइन करने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए ये ब्लू पेन है और ये जो कैप है ये अलग है, ब्लैक कैप है, ये दोनों को मिला देंगे तो ये एक रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक विथ ब्लू हो जाएगा। तो दिस वन इज द रिकॉम्बिनेंट। मतलब जब दो डिफरेंट स्पेसीज का तुम यदि कॉम्बिनेशन करोगे, दो डिफरेंट स्पेसीज के डीएनए को यदि मिलाओगे, ज्वाइन करोगे, तभी रिकॉम्बिनेंट बनेगा, अन्यथा रिकॉम्बिनेंट मोस्टली नहीं बनते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डीएनए किसी दूसरे से लाया गया होगा, और ये जो प्लाज्मिड है ये सल्मोनेला टाइफिमोरियम से लाया गया, तो दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया गया, और कट करने के बाद क्या किया? लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर दिया, तो स्ट्रक्चर जो बना वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ये स्टेनले कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर क्या किया था? ये सल्मोनेला टाइफिमोरियम से रिलेटेड बैक्टीरिया जो ई कोलाई था, उस ई कोलाई के अंदर डाल दिया, उस ई कोलाई के अंदर डाल दिया। इसलिए करके बोलते हैं कि स्टेनले कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर जो है ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया था। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कब किया था? 1972 यानी 1972 में किया था। क्लियर हो गया? आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि स्टेनले कोहेन एंड हार्वर्ड बोयर जो है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था, किस ईस्वी में बनाया था? 1972 में बनाया था। क्लियर हो गया? तो क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया था? तो प्लाज्मिड ले लिया था किसका? सल्मोनेला टाइफिमोरियम का, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले लिया था दूसरे से, और दोनों को क्या किया? पहले कट कर दिया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसके बाद लाइगेज की मदद से क्या किया? दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये ब्लू वाला जो ये प्लाज्मिड है, तो ये ब्लू वाला जो ये प्लाज्मिड का पार्ट हो गया, और ये ब्लैक वाला जो हो गया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला पार्ट हो गया। तो एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, तो बोलेंगे कि केमिस्ट्री क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो गया, जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री चेंज हो गया, क्योंकि ये अलग था और ये क्या था? अलग था। जब दोनों मिला तो केमिस्ट्री दोनों का चेंज कर गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अब आपका ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? होस्ट सेल के अंदर में डाल दिया, तो सल्मोनेला टाइफिमोरियम से रिलेटेड बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाल दिया। तो इसी को तो आज के डेट में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका स्टेप्स क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स क्लियर हो गया, फिर आगे अभी आपका आएगा तो और ज्यादा ये क्लियर होता चल जाएगा। लेकिन ये क्लियर इसलिए भी हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्लियर बताया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कैसे एक्सोन्यूक्लियस काम करता है और कैसे इंडोन्यूक्लियस काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैसे कट करता है, यहां तक आपका क्लियर कर दिया गया है। आप नहीं देखे वीडियो तो आप मॉलिक्यूलर का देख लीजिए और उसके बाद इसको आप देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं इतना बोल गया हूं कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े हल्का सा, आइए। तो अब यहाँ पे बात हुई कि इसका तो काम समझ में मेरे को आ गया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। एक लाइन में यदि कोई पूछे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब कैसे बनाना हो तो हम आपको समझा दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसका क्या काम? अच्छा, केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना या फिर होस्ट के अंदर भी डाल देना? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा देना।
इंटर करवा देना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना भी, मैच एंड इंटर भी, किसके अंदर? तो होस्ट सेल के अंदर। तो शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे, देखिए शॉर्ट कैसे लिखा, तो बोला क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या है, तो मैच रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इंटर कर देना कहा, होस्ट सेल के अंदर। बाकी तो पूरा डिफाइन तो यहाँ कर ही दिया आपका सर, तो आप समरी में ऐसे दिमाग में रख सकते हो। फिर यहाँ पे प्रश्न बना, ये जो केमिकल इंजीनियरिंग है, इस केमिकल इंजीनियरिंग का क्या काम? क्लियर हो गया? आइए हम लोग इस पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे तो हम मिटाते हैं और उसके बाद इस जगह पे हम लोग बात करेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या करता है। सबसे पहला कंडीशन, तो केमिकल इंजीनियरिंग का सीधा काम है स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना। ध्यान से सुनना, एक वर्ड केवल लिखेंगे, ज्यादा हम नहीं यहाँ पे बोलेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग का काम है स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना, स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना, बस स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना, या स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस मतलब होता है चारों तरफ, एम्बियंस मतलब चारों तरफ, स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करना। अब यहाँ पे वर्ड आता है कि स्टेराइल का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेराइल का मतलब क्या हो जाएगा, तो सुनिएगा ध्यान से। स्टेराइल का मतलब होता है कि आप यदि किसी चीज को ग्रो करवा रहे हैं, किसी बैक्टीरिया को, तो जिस बैक्टीरिया को आप ग्रो करवा रहे हैं केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करे और उसके अलावा कोई अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। केवल डिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो करे, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया उस मीडियम में ग्रो नहीं करे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि ये स्टेराइल कंडीशन मेंटेन हुआ। और वो स्टेराइल कंडीशन केमिकल की मदद से यदि होगा तो उस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग से काम नहीं होगा। यदि ये केमिकल इंजीनियरिंग नहीं होता तो आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते थे, बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, जेनेटिक इंजीनियर प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे। क्यों? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, जैसे अभी आप सपोज डेट मान लीजिए, क्लियर करिएगा कि अभी आप एक होस्ट ये है और इसमें जो आपने प्लाज्मिड डाला था, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, होस्ट सेल हो गया ई कोलाई बैक्टीरिया, और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आपने डाला था, उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में आपका इंसुलिन का जीन, इंसुलिन का जीन, तो ये बैक्टीरिया भी हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कैसे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखने वाला जो होस्ट होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, कोई डाउट नहीं है। यदि कोई होस्ट है और वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को रख रहा है तो वो होस्ट ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। यदि कोई बैक्टीरिया वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को रख रहा है तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। तो जिसको रखेगा उसके बेसिस पे उसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास में इंसुलिन का जीन है, तो हम इसको ग्रो करवा रहे हैं मीडियम में। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन मीडियम दिए हुए हैं और इस न्यूट्रिशन मीडियम में इसको ग्रो करने के लिए दिए ताकि मेरा इंसुलिन बनता रहे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि आप केमिकल इंजीनियरिंग यूज नहीं करोगे, यदि ये तुम केमिकल इंजीनियरिंग इस जगह पे यूज नहीं करोगे, तो ये जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है ये तो ग्रो करेगा ही करेगा, इसके साथ में क्या होगा कि अदर भी अनडिजायरेबल बैक्टीरिया आकर के ग्रो करने लगेगा। और अनडिजायरेबल जो चीज होता है, जो यूजलेस चीज होता है, वो फैलता बड़ा तेजी से। जैसे मैं बताया था घास, धान स्प्रेड नहीं करता, लेकिन घास जो है वो कोई काम का नहीं है ह्यूमन बीइंग का, वो उतना तेजी से वो स्प्रेडिंग करता है। तो कोई बोलेगा घास तो गाय के खाने के काम आते हैं, तो ठीक है भैया, गाय के खाने के काम आते हैं, तो यदि धान ही स्प्रेड करता तब तो वही खिला देते तो ज्यादा न्यूट्रिशन गाय को हो जाता, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल जाता, बकरी को ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता। लेकिन यहाँ है कि अच्छी चीजें जो है वो स्प्रेड नहीं करेगा। अब यदि मान लीजिए कि हम चना लगाए और चना यदि पूरा स्प्रेड करता, अपने से स्प्रेड करता है, जैसे घास स्प्रेड कर रहा है, तो आदमी भी खा लेता, जानवर भी खा लेता, तो उसको न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता। दाल का प्लांट लगाए, वो अपने से स्प्रेड करता, तो आदमी भी खा लेता, वो भी खा लेता। तो यहाँ पे है क्या, जो चीजें काम का नहीं होगा वो फैलेगा बड़ा तेजी से। जैसे आपको पढ़ाए थे इकोलॉजी में, अब रिवीजन तो ऐसा चालू हो गया, वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया जिसको आप बोल रहे थे। अब वो क्या है,
उसका यूज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि तेजी से फैलता है, पूरा तालाब को कवर कर लेगा बहुत कम समय में। तो वही बात यहाँ पे है, ये बैक्टीरिया जो मेरा आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, हमने जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो हमने बनाया है, ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया मेरा यूज का है, और मैं जो न्यूट्रिशन दिया हूं, मैं चाहता हूं कि ये बैक्टीरिया मेरा ग्रो करे। यदि इसमें ये डिजायरेबल बैक्टीरिया है, डिजायरेबल बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये ग्रो करे, क्योंकि इसके पास कौन सा जीन है, इंसुलिन का जीन है, और जो कि मेरा इंसुलिन बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अदर बैक्टीरिया भी, जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया है, अनडिजायरेबल बैक्टीरिया है, ये अनडिजायरेबल बैक्टीरिया भी ग्रो करने लगेगा, और अनडिजायरेबल बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करेगा और कंपटीशन करने लगेगा ये डिजायरेबल बैक्टीरिया के साथ में। तो इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये जो इंसुलिन प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा, कम बनेगा, आपको इकोनॉमिकली क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसी चीज को कम करने के लिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि अनडिजायरेबल बैक्टीरिया इंटरफियर कर लेता है डिजायरेबल बैक्टीरिया के साथ में, इसके ग्रोथ को भी रोक सकता है। ये भी हुआ, ये भी मैं देखा हूं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बोल रहा हूं कि यदि कोई अनडिजायरेबल बैक्टीरिया क्या करता है ना कि सक्सेसफुल्ली कम्पीट करने लगता है, मैं पढ़ा हूं इकोलॉजी में भी आपको कि सक्सेसफुल्ली कम्पीट मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, ये रिकॉम्बिनेंट वाले से बहुत ज्यादा एफिशिएंसी। आप सही बात है, कोई भी चीज यदि आप आर्टिफिशियल करते हो ना, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपने इसको क्योंकि एक्स्ट्रा लोड दे दिया है कि इसको इंसुलिन बनाना है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी अपना जो एफिशिएंसी है वो तो कम हो ही जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा, ये जो नेचुरल अनडिजायरेबल बैक्टीरिया आएगा, ये तेजी से न्यूट्रिशन को यूज करेगा और इसको तगड़ा कंपटीशन दे देगा, सॉलिड कंपटीशन देगा, जिसके कारण इसका ग्रोथ जो होगा वो स्लो हो जाएगा, या इवन ये भी हो सकता है कि रुक भी सकता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे, ये ग्रो कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये ग्रो नहीं करे, इसी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग लगाते हैं कि अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे। तो जब अनडिजायरेबल बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं होगा, तो ये कंडीशन एक्सटाइल हो गया, यानी किसी चीज का कंटामिनेशन नहीं हुआ, यानी कोई भी अनडिजायरेबल चीज इस जगह पर नहीं आया, तो इसको बोलते हैं एक्सटाइल कंडीशन। इसका मतलब हो गया कि केमिकल इंजीनियरिंग एक्सटाइल कंडीशन मेंटेन करके डिजायरेबल जो आपका बैक्टीरिया है उसको ग्रो करवाता है और डिजायरेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो डाउट नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया ग्रो कराता, तो इसमें यदि हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग का यूज कर दें, केमिकल इंजीनियरिंग का यूज कर दे, तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मेरा केवल डिजायरेबल बैक्टीरिया, जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ये मेरा डिजायरेबल बैक्टीरिया है, तो ये डिजायरेबल बैक्टीरिया केवल ग्रो करेगा, डिजायरेबल बैक्टीरिया केवल ग्रो करेगा, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादा बनेगा। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आखिर यहाँ पे क्या किया, तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स का यूज किए, तो ये एंटीबायोटिक्स जो है इस बैक्टीरिया को भी मार सकता था और इस बैक्टीरिया को भी मार सकता था। क्लियर हो गया। इस बैक्टीरिया को भी मार सकता था, ये इसको मार दिया, लेकिन इसको नहीं मारा। इसको इसलिए नहीं मारा कि हमने जो एंटीबायोटिक्स यूज किया उसके मामले में ये बैक्टीरिया जो मेरा है ये रेजिस्टेंट है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में, जैसे मैं एंटीबायोटिक यूज किया एम्पिसिलिन, तो मैं एम्पिसिलिन यदि यूज किया, तो मैं जो ये प्लाज्मिड डाला हूं इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन ये जो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो आया उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो इसलिए करके जैसे एम्पिसिलिन डाला, एम्पिसिलिन केमिकल डाला एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन डालने से क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया तो मर गया अनडिजायरेबल, लेकिन ये बैक्टीरिया मेरा नहीं मरा क्योंकि तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो यानी हम लोग केमिकल यूज किया एंटीबायोटिक। बातें समझ में नहीं आई। तो हमने क्या किया, केमिकल का यूज करके अनडिजायरेबल जो आपके ऑर्गेनिज्म थे उसके ग्रोथ को चेक कर दिया और एक्सटाइल कंडीशन मेंटेन कर दिया। तो इस ब्रांच को बोला जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। और ये क्या मेंटेन करता है, तो एक्सटाइल कंडीशन मेंटेन करता है एम्बियंस में। एम्बियंस मतलब चारों तरफ, एम्बियंस का मतलब चारों तरफ। कोई डाउट है इसमें, ये क्लियर नहीं हुआ लगता है, पूरा क्लियर हो गया एकदम।
तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो उसमें दो कोर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज करोगे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा और एक केमिकल इंजीनियरिंग होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यदि सीधे सीधे बोलोगे तो मैक बनाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा और इंटर कर देगा कहाँ, होस्ट के अंदर। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लियर हो गया। और इसको जब होस्ट सेल जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट बना है, इसको यदि हम ग्रो करवाएंगे तो केवल उसी को ग्रो करवाना होगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि स्टेराइल कंडीशन को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। और स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करेगा तो जो मेरा डिजायरेबल बैक्टीरिया है वो आपका ज्यादा ग्रो करेगा, तो जो मेरा डिजायर जीन डाला हुआ है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कोई डाउट नहीं है? आइए आगे चलते हैं, अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको आगे चल करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की बात होगी तो किसने बनाया, तो आपको बनाया स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया, और वहीं से डिस्कवर्ड हो गया क्या, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीजर, यानी आपका सीजर आपका डिस्कवर हुआ। सीजर का मतलब होता है कैंची, जो कि डीएनए को काटने का काम करता है, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर हो गया? तो मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं डीएनए आरएनए पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मॉलिक्यूलर सीजर, तो जैसे मॉलिक्यूलर सीजर बोला ऐसा ना हो गया कि डीएनए कट की बात हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने डीएनए आरएनए पढ़ा है। इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब हो गया कि जो डीएनए है उसको कट किया जाएगा, और उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो दो टाइप के होते हैं। तो उसकी बात हम बात करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग दोनों आपका क्लियर हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किए थे, यदि शॉर्ट में हम लोग यदि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या किए थे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए और इंटर करवा दिए, किसमें इंटर कर दिए, किसमें, होस्ट सेल में। ये होस्ट सेल का क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, एनिमल सेल, ईस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ये होस्ट सेल में आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके सपोर्ट में हमको क्या चाहिए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए हो तुम, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए हो, या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला तुम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोले, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इसमें क्या किए होगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट बनाए होगे तो तुम अपना डिजायर जीन डाले होगे, श्योर शॉट। अब वो जो डिजायर जीन जो तुम डाले होगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, जो डिजायर जीन डाले होगे, वो डिजायर जीन, डिजायर मतलब जो तुम्हारा इच्छा है, जिस चीज को तुम बनाना चाहते हो, तो तुम डिजायर जीन जो डाले होगे, वो डिजायर जीन हार्मोन का हो सकता है, वो जीन एंजाइम का हो सकता है, एंटीबायोटिक बनाने वाला जीन हो सकता है, या वैक्सीन का जीन हो सकता है। एनी डाउट? तो एकदम क्लियर करिएगा। आप जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक डीएनए तो प्लाज्मिड है, और दूसरा डिजायर जीन, फॉरेन जीन तुम डाले हो उसमें, उस फॉरेन जीन में वो डिजायर जीन जो फॉरेन जीन है, ये फॉरेन जीन, ये प्लाज्मिड का नहीं होगा, वो जीन तुम ले सकते हो हार्मोन बनाने वाला, एंजाइम बनाने वाला, एंटीबायोटिक बनाने वाला और वैक्सीन बनाने वाला जीन। क्लियर हो गया? ये लोगे। तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तो तुम्हारा ये होस्ट सेल ही, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल ही ग्रो करे, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग जब हम इसमें लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम केमिकल इंजीनियरिंग लगाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग जब लगाएंगे, आपको पहले बता रखे, तो उससे क्या होगा, मेरा केवल होस्ट सेल ग्रो करेगा। केमिकल इंजीनियरिंग जब लगाएंगे तो होस्ट सेल केवल ग्रो करेगा, तो होस्ट सेल केवल ग्रो करेगा, तो होस्ट सेल यदि ग्रो करेगा तो मेरा डिजायर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। जो भी आप डाले हो उसमें, हार्मोन का जीन डाले हो तो हार्मोन बनेगा, एंजाइम का जीन डाले हो तो एंजाइम बनेगा,
यदि एंटीबायोटिक का जीन डाले हो तो एंटीबायोटिक बनेगा, और वैक्सीन बनाने का यदि जीन डाले हो तो वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन भी होता है, क्लियर हो, तो वैक्सीन बनेगा। तो इसका मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन भी होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप वैक्सीन बनाने का जीन डाले हो तो वैक्सीन बनेगा। लेकिन यदि तुम इस केमिकल इंजीनियरिंग का यूज नहीं करते तो इस केमिकल इंजीनियरिंग के यूज नहीं होने से होस्ट सेल के अलावा, यानी आपका डिजायर सेल के अलावा अनडिजायर सेल भी ग्रो करने लगता है। तो अनडिजायर सेल यदि ग्रो करने लगता तो उसमें होता क्या कि ये होस्ट सेल के ग्रोथ को कम कर देता, तो आपका ये प्रोडक्ट कम बनने लगता, ये डिजायर प्रोडक्ट क्या होता, कम बनने लगता, ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाता। इसलिए करके क्या क्या केमिकल इंजीनियरिंग का यूज करके आपके डिजायर जो बैक्टीरिया है या जो डिजायर ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को बढ़ावा दे दिया और अनडिजायर वाले को क्या क्या सप्रेस कर दिया। इस ब्रांच का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें केमिकल यूज करते हैं और मोस्टली एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। अब ये क्लियर हो गया होगा, एकदम एनसीईआरटी के लाइन से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और केमिकल इंजीनियरिंग कैसे काम करता है वो तो हम आपको पहले ही बता रखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब जो बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपका सबसे पहले आप समझिए कि वेक्टर, तो प्लाज्मिड को ही वेक्टर भी बोला जाता है। प्लाज्मिड को, जो प्लाज्मिड आपका होता है, इस प्लाज्मिड को वेक्टर बोला जाता है। तो वेक्टर क्यों बोला जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट। प्लाज्मिड को ही वेक्टर बोला जाता है, और वेक्टर क्यों बोला जाता है, इसलिए वेक्टर बोला जाता है क्योंकि ये वैक्यूल के तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, तो वैक्यूल के तरह काम करता है। और वैक्यूल मतलब हो गया वाहन, तो कोई भी वाहन होगा तो उसका काम होगा, वैक्यूल होगा, उसका काम होगा कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्लाज्मिड को ही वेक्टर बोला जाता है, और वेक्टर जो होता है वो वैक्यूल के तरह काम करता है, क्लियर हो गया। तो ये प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सबको अलग अलग कर दिया। मैं बोला कि प्लाज्मिड क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल यानी क्रोमोजोम के अलावे, और प्लाज्मिड मोस्टली बैक्टीरिया में मिलता है, प्लाज्मिड मोस्टली बैक्टीरिया में मिलता है। तो ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है, यानी क्रोमोजोम को छोड़ करके है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपना नंबर स्वतः बढ़ा सकता है, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें 2 स्टैंड होगा और सर्कुलर होगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे यदि हम एक डायग्राम आपको बना के दे, तो ये डायग्राम में ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में ये क्रोमोजोमल डीएनए, ये आपका क्रोमोजोमल डीएनए, और इस क्रोमोजोमल डीएनए के अलावे एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, यानी इस क्रोमोजोमल डीएनए को छोड़ करके डीएनए, उसी का नाम है प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में आप देख लीजिए, ये 2 आपका स्टैंड हो गया, सर्कुलर है, और इस क्रोमोजोम को छोड़ के, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्लियर हो गया, डबल स्टैंडर्ड है ये क्लियर हो गया, सर्कुलर है ये क्लियर हो गया। यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपना कॉपी नंबर स्वतः बढ़ा सकता है, ये इस पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये एक प्लाज्मिड से इससे 2 प्लाज्मिड होगा, ये अपने आप बढ़ा लेगा अपना नंबर, इस क्रोमोजोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं होगा। हाँ, इसके नंबर को बढ़ाने के लिए जो मशीनरी होगा वो यूज किया जा सकता है, इसका बैक्टीरिया का यूज करेगा, लेकिन अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस क्रोमोजोमल डीएनए पे ये डिपेंड नहीं होगा। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावे जो डीएनए है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सेल्फ रेप्लिकेट होना चाहिए, अपने से रेप्लिकेट कर लेगा, अपना कॉपी नंबर स्वतः बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर डीएनए होगा, कोई डाउट नहीं है। अब इसको और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एकदम क्लियर कर लीजिएगा। मैं बोला कि ये जो बैक्टीरिया होगा ये जरूरी नहीं है कि उसके पास प्लाज्मिड होगा ही, लेकिन एक बैक्टीरिया होगा तो उसके पास क्रोमोसोमल डीएनए होगा। एक यदि बैक्टीरिया होगा तो उसके पास क्रोमोसोमल डीएनए होना जरूरी है, लेकिन एक बैक्टीरिया होगा तो उसके पास ये जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड होगा ही, यानी बिना प्लाज्मिड का भी बैक्टीरिया हो सकता है।
लेकिन बिना क्रोमोसोमल डीएनए का कोई बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए बैक्टीरिया को क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत पड़ेगी। ये क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत पड़ेगी, प्लाज्मिड की जरूरत नहीं है। नॉर्मल कंडीशन बोला, एबनॉर्मल नहीं बोला। तो इसका मतलब हो गया कि क्रोमोसोमल डीएनए जो है बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, एक्सप्रेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन, ये सब को कंट्रोल करता है। यानी जो उसको जिंदा रहने के लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना पड़ेगा, उसका जीन कहां प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोमल डीएनए पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो क्रोमोसोमल डीएनए जो आपका है वो हर बैक्टीरिया के पास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा ही। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास होगा उसको प्लस पॉइंट देगा। जिसके पास, जिस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा उसको प्लस पॉइंट दे देगा। क्या प्लस पॉइंट देगा? तो इसको ऐसे समझिए, आप यदि शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं तो 3 तरह का गाड़ी रखा हुआ होगा। एक गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है, इंजन अब्सेंट, एक और एसी प्रेजेंट, इंजन अब्सेंट। एक गाड़ी है जिसमें इंजन प्रेजेंट है और एसी अब्सेंट है। क्लियर हो गया? तो आपको बोलेगा इस दोनों में से कौन सा गाड़ी लेकर के आओगे, तो फर्स्ट वाला गाड़ी लेके आओगे या सेकेंड वाला गाड़ी लेके आओगे? गर्मी का मौसम है भाई, मौसम किसका है? गर्मी का है। तो तुम किसको लेके आओगे? फर्स्ट वाले को लेके आओगे? नहीं, फर्स्ट वाले लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि तुम एसी खरीदने नहीं गया है, गाड़ी खरीदने के लिए गया। इसका मतलब हो गया कि गाड़ी का इसेंशियल पार्ट क्या होता है? इंजन। इंजन है तभी वो मूव कर पाएगा, तभी वो गाड़ी है, नहीं तो फिर तो एसी हो गया। इसको तो हम गाड़ी नहीं बोलते, बोले एसी है, हम एसी खरीद के लाए हैं। इसका मतलब हो गया कि इंजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ए व्हीकल। तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी को खरीद के लाएंगे, क्योंकि ये इंजन नहीं होगा तो ये गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से यदि आप इस बैक्टीरिया का बात करो और इस प्लाज्मिड का बात करो, तो बैक्टीरिया इंजन है, जो उस, ये प्लाज्मिड जो है वो इंजन है जो उस बैक्टीरिया को चलाने का काम करता है। ये जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड है? तो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये प्लाज्मिड नहीं है, ये है आपका प्लाज्मिड। तो ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इंजन है या एसी है? इंजन है। तो ये जो क्रोमोसोमल डीएनए इंजन है, ये बैक्टीरिया को चलाने का काम करता है, यानी बैक्टीरिया को जिंदा रहने में मदद करता है नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर हो गया? और ये जो प्लाज्मिड है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? एसी से किया जा सकता है। तो यदि इंजन था और एसी नहीं भी है तो ये बैक्टीरिया जिंदा है। आप क्रोमोसोमल डीएनए को मान लोगे कि इंजन है और इसको जो प्लाज्मिड है इसको मान लोगे कि एसी है। हाँ, अब एक ऐसी गाड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है, तीसरे नंबर में ऐसी भी गाड़ी रखी हुई है जिसमें इंजन भी प्रेजेंट है, एसी भी प्रेजेंट है, तो आप तीसरा नंबर गाड़ी लेकर के आओगे। इससे ये बेनिफिट हो जाए कि इंजन है तो गाड़ी चलेगा और एसी है तो गर्मी में गर्मी नहीं लगने देगा। तो इसका मतलब हो गया कि आप प्लाज्मिड का तुलना एसी से कर दीजिए और क्रोमोसोमल डीएनए का तुलना इंजन से कर दीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यानी यदि कोई बैक्टीरिया है तो केवल एसी लेके रह सकता है क्या? यानी केवल प्लाज्मिड लेके रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। अच्छा, कोई यदि बैक्टीरिया है तो वो इंजन लेके रह सकता है क्या? क्रोमोसोमल डीएनए लेके रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है। अच्छा, कोई बैक्टीरिया है वो इंजन और एसी यानी क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को लेके रह सकता है, और एडवर्स कंडीशन में प्लाज्मिड प्रोटेक्ट कर देगा इसको। एसी है तो गर्मी में मदद कर देगा। तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा एडवर्स कंडीशन में? यदि इस प्लाज्मिड के पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये बैक्टीरिया में यदि हम एम्पिसिलिन डालेंगे भी तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा, क्योंकि ये प्लाज्मिड उसको एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में आप रखिएगा कि यदि प्लाज्मिड है तो वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, उसका नंबर अपने आप बढ़ेगा, क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करेगा, और डबल स्टैंडर्ड होगा, उसमें 2 स्टैंड होंगे और सर्कुलर होगा।
कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा तो आप हमको बोल दीजिएगा। अच्छा, कंपैरिजन किससे किसको करने वाले? प्लाज्मिड को किससे कंपैरिजन करने वाले? एसी से करने वाले। और इसको क्रोमोसोमल डीएनए को तो आप किससे कंपैरिजन करोगे? तो इंजन से करोगे। समझ में चीजें आपको क्लियर आ जाएगी। क्लियर? अब आइए हम लोग यहाँ पे प्लाज्मिड का बात करते हैं। ये जो प्लाज्मिड आपका है, ये प्लाज्मिड या ये वेक्टर दो टाइप का हो सकता है। अब प्लाज्मिड से ज्यादा हम लोग वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि हमको अब फॉरेन डीएनए को कैरी करना है, तो उसके लिए स्पेशली वर्ड लग जाता है वेक्टर। अब प्लाज्मिड कम यूज करेंगे, वेक्टर ज्यादा यूज करेंगे। तो वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज मैं आपको पढ़ा दिया हूं, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर आपको पढ़ाया, उसमें पढ़ाया था कि एक मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो वेक्टर की तरह काम करता है। क्यों बोले वो वेक्टर की तरह काम करता है? क्योंकि वो क्या करता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को, चार टाइप का ओवेलिस को या मलेरियाई को, वो कैरी करता है एक जगह से दूसरे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि वो जो कैरी कर रहा है, तो इसलिए करके उस मॉस्किटो को बोले वेक्टर, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम को कैरी कर रहा है। इसी तरीके से ये जो प्लाज्मिड होता है, ये फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। कहां से? तो टेस्ट ट्यूब से होस्ट के बॉडी में। कहां से बोले? टेस्ट ट्यूब टू होस्ट के बॉडी में। क्यों? क्योंकि आप जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो किए थे, बार बार पढ़ा दिया तो मैं यूज करूंगा, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग किए थे, तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो आप बनाए थे, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहां बनाए थे? होस्ट के बॉडी में बनाए थे? नहीं, टेस्ट ट्यूब में बनाए थे। आपको बनाना सिखा देंगे हम। ये टेस्ट ट्यूब में बना था, ये टेस्ट ट्यूब में बना था। और इस टेस्ट ट्यूब से ये आपका जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड टेस्ट ट्यूब से होस्ट के बॉडी में चला जाएगा। तो होस्ट के बॉडी में जब ये चला जाएगा, तो होस्ट के बॉडी में जाने का मतलब हो गया कि वो प्लाज्मिड होस्ट के बॉडी में गया, तो आपका जो डिजायर्ड डीएनए है वो भी उसके बॉडी में चला गया। तो यानी आपका डीएनए को टेस्ट ट्यूब से होस्ट सेल के अंदर कौन लेके गया? प्लाज्मिड लेके गया। इसीलिए कि उसका नाम है वेक्टर। क्लियर हो गया? यदि ये प्लाज्मिड नहीं होता तो ये मेरा फॉरेन डीएनए इस होस्ट सेल के अंदर नहीं जा पाता, और चला भी जाता तो वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसको बैक्टीरियल सेल तोड़ देता। तो इसीलिए करके वो जाए भी और रेप्लिकेट भी करे, प्रोडक्ट भी बनाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ये भी ध्यान रखना है कि वो जाए भी अंदर होस्ट के अंदर, और वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करे और रेप्लिकेशन भी करे। क्लियर हो गया? तो वेक्टर इसको इसलिए बोलते हैं, इस प्लाज्मिड को। ये जो प्लाज्मिड था, तो यहाँ पे ये बना कैसे होगा? तो हम इस टेस्ट ट्यूब में लिए होंगे प्लाज्मिड, और टेस्ट ट्यूब में लिए होंगे अपना डिजायर डीएनए, और यहाँ पे लिए होंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और प्लस लाइगेज, और दोनों को जब यूज किए होंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज और लाइगेज ले करके क्या किए? इस दोनों को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना दिया। और अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है, ये हमारे फॉरेन डीएनए को लेकर के होस्ट के बॉडी के पास चला जाएगा, होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसी लेकर के इसका नाम पड़ा वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है कैरी करने वाला। वेक्टर का मतलब कैरी करने वाला। ये जो वेक्टर होगा, ये मेरे फॉरेन जीन को कैरी करेगा या फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। बार बार एक ही बात बोलो, फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा या फॉरेन जीन को कैरी करेगा, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर। प्लाज्मिड जो होता है, जो प्लाज्मिड होता है, उसको आप वेक्टर भी बोलते हो। वेक्टर का मतलब होता है जो कि कैरी करेगा। वेक्टर का मतलब होता है कैरी करने वाला। लेकिन यदि प्लाज्मिड है जो वेक्टर है, तो इसका मतलब फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। यदि कोई सीधे वेक्टर का मतलब पूछ दे, तो वेक्टर का मतलब होता है कैरी करने वाला, किसी भी चीज को कैरी कर सकता है। लेकिन यदि प्लाज्मिड का बात बोल रहे हो और प्लाज्मिड को आप वेक्टर बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। और ये जो प्लाज्मिड होता है, ये दो टाइप का होता है। एक टाइप आपका है क्लोनिंग वेक्टर और एक टाइप आपका है एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में क्या होगा कि जो फॉरेन डीएनए होगा, फॉरेन डीएनए होगा, इस फॉरेन डीएनए का कॉपी नंबर बढ़ेगा। इस फॉरेन डीएनए का जो फॉरेन डीएनए होगा,
इस फॉरेन डीएनए का कॉपी नंबर बढ़ेगा, फॉरेन डीएनए का कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा, कॉपी नंबर इंक्रीज करेगा। कॉपी नंबर इंक्रीज करने का मतलब फॉरेन डीएनए का, यदि यहाँ पे एक डीएनए है और आप यदि क्लोनिंग वेक्टर यूज कर लोगे तो इस एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और सेम टाइप का, केमिकली भी सेम होगा, स्ट्रक्चरली भी सेम होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस दोनों को क्लोन बोला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो डीएनए उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, और एम्प्लीफिकेशन पीसीआर से भी होता है, और यहाँ पे वेक्टर के मदद से भी एम्प्लीफाई कर रहे हो, यानी एम्प्लीफाई करने का मतलब कॉपी नंबर बढ़ा देना। तो ये आपका जो क्लोनिंग वेक्टर होगा वो फॉरेन डीएनए को क्या करेगा, फॉरेन डीएनए को क्लोन कर देगा, यानी जेनेटिकली 100% आपका सिमिलर डीएनए बना देगा, क्लोन कर देगा, और क्लोन करने से क्या होगा, कॉपी नंबर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। और इस क्लोनिंग वेक्टर की खासियत ये होती है कि इस क्लोनिंग वेक्टर के पास में आपका क्या होगा कि कोई भी वेक्टर होगा तो तीन चीज उसके पास में होगा। एक तो वो डीएनए है तो उसको रेप्लिकेट करना है तो उसके पास ओरिसाइट होगा। दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रखते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिस रेजिस्टेंट जीन को जिसको आप एज ए सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हो, और प्लस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। अब वो कहीं भी हो सकता है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट ऐसा साइट है जो कि एक जगह मिलेगा तो फिर कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो क्लोनिंग वेक्टर का काम है, तो आप इसमें यदि फॉरेन डीएनए को डाल दोगे तो इसका काम केवल होगा कि कॉपी नंबर बढ़ा देना। क्लियर हो गया। और कॉपी नंबर यदि बढ़ा देगा तो उसको आप लोग बोलते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर, और वो हो गया पीवीआर 322, जो सबसे कॉमन आपका वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर हो गया, सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर। अब एक्सप्रेशन वेक्टर और क्लोनिंग वेक्टर में क्या फर्क है? तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, जो फॉरेन डीएनए होता है, जो आपका फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए का एक्सप्रेशन कराता है, और एक्सप्रेशन यदि कराएगा तो उस फॉरेन डीएनए का क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यदि आपको कोई बोल दे कि एक्सप्रेशन वेक्टर है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, तो फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करवा देता है, एक्सप्रेस करवाता है फॉरेन डीएनए को, एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेशन वेक्टर एक्सप्रेस कराता है किसको, तो फॉरेन डीएनए को, किसमें, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट में, किसमें, तो प्रोडक्ट में। यदि आपको कोई बोले कि एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, तो एक्सप्रेशन वेक्टर फॉरेन डीएनए को एक्सप्रेस करा देता है किसमें, तो प्रोडक्ट में। तो इस वेक्टर के पास में एक्सप्रेस करने के लिए चीजें होनी चाहिए। इसके पास में ये जो क्लोनिंग वेक्टर होगा, इसके पास में बस इतने ही चीज होगा तो काम हो जाएगा, ये क्लोन कर देगा। लेकिन एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में इसके अलावे चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। कोई यदि एक्सप्रेशन वेक्टर है, तो उस एक्सप्रेशन वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इतना तो कॉमन है, ओरिसाइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, ये क्लोनिंग वेक्टर के पास भी होगा और एक्सप्रेशन वेक्टर के पास भी होगा, दोनों के पास कॉमन होगा। यानी दोनों के पास में ओरिसाइट होगा, दोनों के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, और यहां लगा दिया एंटीबायोटिक, समझ जाना, रेजिस्टेंट जीन होगा, और दोनों के पास में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट दोनों के पास में होगा। इसके पास में भी ओरिसाइट होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा, और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा। तो इसके पास भी है ओरिसाइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड आपका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, और इसके पास भी है। लेकिन इसके पास एक्सप्रेस करने के लिए चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसके एक्सप्रेशन वेक्टर के पास में क्या होगा, इसके प्लाज्मिड के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, इसके प्लाज्मिड के पास में आपका सबसे पहली बात ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। एक्सप्रेस यदि आपको कराना है तो पहले ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, देन ट्रांसलेशन करना होगा। कहां पर है, मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो एक बार देखेंगे उसको।
यानी अब केवल यूज वहीं से करूंगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ हूं तो आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। मैं बोला कि एक्सप्रेशन वेक्टर यदि एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्सप्रेस करने का मतलब ये हो गया कि जो आपका जीन है उस जीन से पहले mRNA बनेगा और देन उसका प्रोटीन बनेगा, तो आप बोलोगे कि एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर हो गया। मैं बोला कि अभी आपका बनाया था पीबीआर 322, तो इस पीबीआर 322 में ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे बात करेंगे। ये जो पीबीआर 322 आपका है ये मोस्ट कॉमन क्लोनिंग वेक्टर है और इसको आप बोलते हो पीबीआर 322, पीबीआर 322। और कोई भी वेक्टर होगा तो उसके पास में, या कोई भी प्लाज्मिड होगा तो उसके पास में तीन चीज होगी। एक मैं आपको बताया कि ओरी, जो कि मैं पहले यहाँ पे लिखा था, ओरी जहां से कि डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा। तो ये जो प्लाज्मिड है या वेक्टर है ये भी डीएनए है, तो इसको भी रेप्लिकेट करना होगा, तो यहाँ पे क्या है, ओरी साइट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ओरी साइट। प्लस किसी भी वेक्टर के पास में, किसी भी प्लाज्मिड के पास में ओरी साइट के अलावा सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, और सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया जाता है। तो पीबीआर 322 के पास में दो टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन, एक का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दिया, इसमें लिखूंगा तो आप दिख जाना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन, TETR कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोला कि इस जगह पे, इसके अपोजिट में यहाँ पे ले लीजिए, ये हो गया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो AMPR, पावर आर कर दिया तो रेजिस्टेंट जीन हो गया। कोई डाउट इसमें? अब इसका मतलब हो गया कि आपका पीबीआर 322 के पास में ओरी साइट भी है और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी जीन है, जो कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर के तरह काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा इसको। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों इसको बोलते हैं कि ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, लेकिन अभी आपको जस्ट बता दिया कि ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पीबीआर 322 के पास में, जो कि एज ए सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा। कोई डाउट? अब बताया था कि कोई भी वेक्टर हो या कोई भी प्लाज्मिड हो, प्लाज्मिड को ही वेक्टर बोलते हैं, तो उसके पास में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट जो होगा वो आपका इस प्लाज्मिड के ऊपर में प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो एम्पीसिलिन है तो एएमपी है, इस पी को पकड़िए। ठीक हो गया। तो इस पी को यदि आप पकड़े तो इस पी को पकड़ करके इसमें दो रिस्ट्रिक्शन साइट आ गया एम्पीसिलिन में। एक का नाम हो गया PST1 और दूसरा का नाम आ गया बीवू। तो पीवू हो गया, ये पीवू, ये हो गया, ये हो गया PVU1। तो PVU1 मैं आपको कोडिंग कर दूंगा इसका, लेकिन ये क्लियर हो गया कि यदि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो उसमें P लगा हुआ है और P से दो टाइप के यहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शन साइट मिले, एक मिला PST1, एक मिला PVU1, जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। कोई डाउट नहीं? अब आइए, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो आपका है उसके बगल में ओरी साइट है। इस ओरी साइट, ये जो ओरी साइट आपका यहाँ पे है, तो ओरी साइट के बगल में आपका मिलेगा रॉप। क्या मिलेगा? रॉप। तो यहां पे एक जीन आपका मिलेगा रॉप। अब इसमें रोप आपका मिल गया, ये जो आपका रोप है इसमें ओ है, इसलिए कि इसके बगल में ओरी साइट है, या इसमें ओरी साइट है इसलिए कि इसके बगल में क्या मिला? रोप। तो ऐसे याद रखो कि रोप के बगल में ओरी साइट होगा, क्योंकि ओ है तो उसके बगल में ओरी साइट होगा। तो डाउट नहीं, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछता, जो पूछता है हम आपको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाता है तो आप दिमाग में रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बस इतना ही। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो PV1 है यहाँ पे एम्पीसिलिन के पास में, तो इसी के बगल वाले में क्या होगा कि इसमें भी P है, तो 1 चूंकि यहाँ आ गया, बोला तो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, तो जब 1 यहाँ आ गया तो 1 तो यहाँ हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके पास भी P है, तो इससे क्या कि इसके पास होगा PVU2, इसके पास होगा PVU2। कोई डाउट नहीं है? क्लियर? आपको ये याद किया जा रहा है कि कैसे, कहां पे क्या प्रेजेंट होगा।
ये क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे हो गया PV1 एंड PST1 क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये टेट्रासाइक्लिन के पास में कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, तो इसके लिए क्या है कि आप पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में PBR 322, ये कौन सा वेक्टर है, तो क्लोनिंग वेक्टर है। तो इसमें आप पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये क्लोनिंग वेक्टर पढ़ रहे हैं, जो सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322। तो बायोटेक्नोलॉजी में यदि हमको कोई बोलेगा कि बाइक का नाम रख दीजिए, तो हम बाइक का नाम TVS नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी है, तो V को हटा के TBS कर देंगे। TVS नहीं करके TBS कर देंगे। तो TBS जैसे करेंगे तो ये T से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, B से हो जाएगा BAM-H1, F से हो जाएगा सालुवन। बात नहीं समझ में आया? तो यानी आप बायोटेक्नोलॉजी में TVS नहीं चलाइए, गाड़ी का नाम है TVS, उसमें क्या चलाइए TBS। तो T से हो गया टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन में मिलेगा BAM-H1, BAM-H1, BAM-H1 और आपका मिलेगा सालुवन। टेट्रासाइक्लिन यहां से यदि आप शुरू कीजिए, A से शुरू कीजिएगा, तो पहले एम्पिसिलिन लिख दिए, एम्पिसिलिन के बगल में ओरिसाइड कर दिए, O है यहाँ पे O है तो उसमें रॉप हो गया, उसके बाद उसका सीधा हो गया टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में TBS कर दिया, तो TBS गाड़ी चलाओगे तो T से टेट्रासाइक्लिन, B से BAM-H1 और S से सालुवन, ये क्लियर करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपने यहाँ पे बोला था PBR 322, ये देखने में ये लगता है कि पटना बिहार से बिहार और 322, तो जब बिहार आ गया तो बिहार है कहाँ, इंडिया में है, तो इंडिया को हिंदी में हिंदुस्तान बोलते हैं, तो इसलिए करके एक रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे हो गया हिंद 3। क्लियर हो गया। और हिंदुस्तान में केला की खेती होती है, ऐसे कि क्ले 1, क्लियर हो गया। और जो सबसे कॉमन रिस्ट्रिक्शन साइट है आपका इको R1, ये भी आपका प्रेजेंट हो गया, तो इसको आप इको सिस्टम से पकड़ सकते हो। तो केला की खेती होगी तो इससे हमारा जो होगा इको सिस्टम में डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ऐसे भी याद कर लोगे। अब आइए, इसमें टोटल 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है जो कि मेडिकल में पूछे जाते हैं, इसको कैसे याद करिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कोडिंग कर देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन कहां होगा, इतना तो नहीं स्टेज देके पूछा है कि एमपीसी में कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, लेकिन आपको क्योंकि बारी है नहीं, आसान है, इसलिए करके आपका हो गया कि यदि एमपीसिलिन में P आया हुआ है तो PV1 होगा और PST1 होगा, और रॉप में भी P आया हुआ है, तो चूंकि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, तो एक बार 1 आ गया तो दूसरे बार क्या आएगा, 2 आएगा, ये हो गया। और टेट्रासाइक्लिन में भी आपका TVS नहीं करके TBS किए थे, तो T से टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 हो गया और सालुवन हो गया, क्लियर हो गया। और इधर से आपका हो गया हिंद 3, क्ले 1 एंड इको R1, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से एकदम इसकी कोडिंग को, ये 8 आपके रिस्ट्रिक्शन साइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पूछा गया है कि PBR 322 में कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो जो ये 8 टाइप के जो आपके रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, इसका कोडिंग मैं आपको करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पीव्यू है इसको बीवू कीजिएगा, बीवू नाम होता है, ठीक है, तो बीवू कर दिए। तो बीवू क्या किया है कि बंबू से, तो बंबू जब लिखिएगा तो उसमें BAM आएगा, बंबू से पीस करके, पीस या पिस्ता करके, तो पिस्ता करके PST हो जाएगा, पिस्ता करके, क्लियर हो गया। तो बीवू क्या किया, बंबू से पिस्ता करके केला, तो केला, तो केला का मतलब हो गया क्ले, केला। क्या किया, साल उड़ाकर इसको R1 को खिलाया, नहीं समझ में आया? कैसे बोला कि बीवू जो है बंबू से पिस्ता करके केला साल उड़ाकर इसको R1 को खिलाया, जिसके कारण बीवू का दूसरा भाई हिंदुस्तान चला गया, नाराज होकर कहां चला गया, हिंदुस्तान।
और इधर वाला जितने भी हैं सब 1 है। क्लियर हो गया? तो इधर वाले जितने भी हैं ये सब 1 है, जैसे PV1, BAMH1, PST1, CLE1, SAL1, EQR1। और दूसरा भाई नाराज होके कहां चला गया? हिंदुस्तान। तो इधर से 1 था तो ये 2 हो गया, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 8 रिस्ट्रिक्शन साइट याद आ गए। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और साइट भी बता दिया कि किस साइट पे कौन सा मिलेगा। तो ये PVR 322 का आपका काम किया गया। क्लियर? और PVR 322 में आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन था वो एज ए सेलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा था। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद अब रिस्ट्रिक्शन साइट, ऑटो टाइप का रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया? तो ये जो भी रिस्ट्रिक्शन साइट है PV1, PST1, PV2, SAL1, BAMH1, EQR1, CLE1 और HIM3, तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन साइट हो गया। PVU1 सब नहीं लिखूंगा, इस तरीके से आपका टोटल 8 टाइप का। यानी PVR 322 के पास में भी ये 3 चीज है, ओरी है, सेलेक्टेबल मार्कर है और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट है। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट, और वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट में PV1, ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट में ये आपका आ गया, ये दिख रहा होगा। PV1 आ गया, BAMH1 आ गया, PST1 आ गया, CLE1 आ गया, SAL1 आ गया, EQR1 आ गया, और इधर जब चले तो PVU2 आ गया और HIM3 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये आपका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट PVR 322 के पास में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि PVR 322 के पास में ओरी साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट है, और उसके साथ में रोप का भी जीन है। इस रोप जीन पे भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट है जो कि PV2 का, क्योंकि P आया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे P होकर के PVU और 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका ये जो PVR 322 है इसमें आपका रोप का भी जीन है, और रोप का जीन जो है ये एक्सप्रेस होकर के, ये दिख रहा होगा, ये जो रोप का जीन है ये एक्सप्रेस होकर के उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो इसके रेप्लिकेशन में यूज होगा। यानी इस प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन को बनाने वाला जीन का नाम क्या है? तो रोप जीन। ये प्रोटीन जो होगा ये रेप्लिकेशन में मदद कर देगा, इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में मदद कर देगा। कोई डाउट नहीं है इसमें? ये क्लियर हो गया। अब आइए यहां पे कि PVR 322 को ही क्यों यूज किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, क्या इसका बेनिफिशियल फीचर है? तो इसका बेनिफिशियल फीचर तो आपको यहाँ पे अभी मिला कि उसके पास में सिलेक्टेबल मार्कर है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट है, रॉक का जीन है जो कि उस PVR 322 को क्या करेगा? रेप्लिकेट करने में, कॉपी नंबर बनाने में मदद करेगा, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसका साइज छोटा है, 43-63, यानी 43-63 बेस पेयर का बना हुआ है। इसका साइज क्या है? छोटा है, जो कि 43-63 बेस पेयर का बना हुआ है। आइए यहाँ पे ये रोप दिख रहा होगा आपको क्लियर एकदम। चलिए इसको मिटा दिया यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, क्या होगा वो तो आपको पता चल गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि PVR 322 का साइज क्या है? तो छोटा है, स्मॉल साइज है इसका, और स्मॉल साइज है तो कितने बेस पेयर का है? तो 43-63 बेस पेयर का बना हुआ है।